जैसा कि जेडीयू के नेता भी हैं और आपकी ही पार्टी सरकार में भी है और विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी हैं, जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति कुलसचिव दोनों की संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई गई है, उनको आपकी पार्टी ने सम्मानित करने का काम किया है। आपकी पार्टी के युवा नेता ने सम्मानित करने का काम किया है, इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन जहाँ तक विश्वविद्यालय के कुल सचिव और कुलपति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने का मामला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों को वैसे वीसी और वैसे रजिस्ट्रार मिले। और भ्रष्टाचार के ऊपर या फिर क्राइम के ऊपर हमारे सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो इस बात का मैं घोर खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारे जो विश्वविद्यालय यूनिट के छात्र नेता है जाकर के सम्मानित पहले भी किया और भ्रष्ट आरोप लगने के बाद भी सम्मानित किया। इस बात का समर्थन ना तो मैं करूंगा या फिर ना तो कोई दूसरा जनता नेता करेगा और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा नेता करेगा। लेकिन रही बात उनकी, तो मैं उनसे उनकी पर्सनल और व्यक्तिगत क्या विचारधारा है, व्यक्तिगत क्या संबंध है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे वैसे नेताओं को वैसे भ्रष्ट लोगों से बचना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी का नाम खराब हो। और मैं खुद से इस चीज़ से अलग करता हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं। जैसा कि आपने अभी कहा हमारी पार्टी का जीरो टॉलरेंस नीति है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दारू का जो है, शराब वाला जीरो टॉलरेंस होने के बाद भी हर दिन हर घंटे कहीं ना कहीं आप किसी भी बड़े से इसको देख लीजिए उठा करके, हर घंटे हर दिन कहीं ना कहीं दारू पकड़ा रहा है। क्यों, कैसे पकड़ा रहा है ये? देखिए, कानून एक प्रक्रिया होती है। उससे सरकार चाहे राजद की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जनता दल की हो, संयुक्त हो या अलग अलग, सरकार अगर किसी के जो कानून लाती है इस चीज़ के रोकथाम के लिए, अगर क्या लगता है ये सरकार ये नीति लागू कर चुकी है, अगर असफल है क्या? सफल है तभी तो आए दिन पका रहा है। नहीं तो आप जैसे पहले आप देखते थे कि होली के टाइम में या दूसरे न्यू ईयर आ रही है उसके टाइम में, क्रिसमस के टाइम में या दूसरे फंक्शंस या त्यौहार के टाइम में लोग पी करके कभी इधर गिरते थे, कभी उधर गिरते थे, पी के एक्सीडेंट्स वगैरह होते, उसमें कमी आई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई धांधली करके चोरी छुपे ला कर बेच रहा है तो उसको पकड़ाया जा रहा है, गुप्त तरीके से उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, कुछ लोग हैं पार्टी दूसरे पार्टी के जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी कर, जैसे आपने कुछ दिन में देखा कि पिछले किसी जिला में जो रैकेट पकड़ाया उसमें आरजेडी के बड़े नेता संलिप्त थे। जब बात खुली तो तेजस्वी जी को माफी मांगने के लिए कहा भी गया कि आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते। तो दूसरी पार्टी की साजिश भी हमारी सरकार को बदनाम करने की। लेकिन मैं पहले से कह दिया, क्राइम हो या भ्रष्टाचार हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति है और पॉलिसी है। अगर कोई ऐसे काम करेगा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा ताकि वो आगे ऐसा काम न करे, दूसरे के लिए मैसेज होगा। अच्छा, अगर बात करें हम कि अभी ये जो दारू है, शराब का रैकेट चल रहा है, तो क्या इसको खोल देना चाहिए? कहीं ना कहीं राजस्व में फायदा होता? नहीं, देखिए, राजस्व के फायदे के लिए हम महिला अत्याचार बढ़ा नहीं सकते, हम रोड रेज पे झगड़े बढ़ा नहीं सकते। पहले जैसे कि मैं कहा कि पहले आदमी दारू पी के घर में आता था, अपनी बीवी को पीटता था, अपने बेटियों को पीटता था, जो पैसे वो अपने बच्चों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अपने घर की उन्नति के लिए लगाता वो दारू में बर्बाद करके आता था। कहीं पे दारू पी के किसी को जाकर ठोक दे रहा है गाड़ी से या खुद एक्सीडेंट करके मर जाए, उन सब में रोकथाम हुआ है। महिला शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, उसके पैसे का सही उपयोग हो रहा है और एक संस्कारिक वातावरण की तरफ समाज जा रहा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और पब्लिक डोमेन में ये बात है, पब्लिक जानती है इस बात को, जनता जानती है। हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो बिहार में क्योंकि जनता दल की सरकार है, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जैसा कि आपने एक पहले इंटरव्यू में कहा था, हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, एलएनएमयू और ये जो विश्वविद्यालय के छात्र कटोरा लेकर के दर बदर भटक रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल की शुरुआत आपने की बिहार के शिक्षा व्यवस्था से और बाद में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुद्दे पे आप आए, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत पहले उस हिसाब से करूँगा कि 15 साल बनाम 15 साल, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में आपको कहा था कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पहले कैसा था और कैसा है। जगह जगह स्कूल्स है, कॉलेजेस खोल दी, यूनिवर्सिटीज़ है, सभी क्षेत्र में पढ़ने के लिए बच्चों को अनुदान भी दिया जा रहा है और इसी तरह बिहार का शिक्षा आगे बढ़ेगा। और रही बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि कुछ समय पहले एजेंसी जो रिजल्ट क्लियर करती है उनके टेंडर का मामला है, विश्वविद्यालय प्रशासन का मामला है और विश्वविद्यालय प्रशासन और टेंडर एजेंसी जो है जो रिजल्ट लेकर के बना करके बच्चों के बीच में रखती है पोर्टल पे, तो उन लोगों के झगड़े के बीच में छात्र फंस रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि आपस के झगड़े में छात्र की भविष्य पे सवाल अटक गई। मैंने खंडन भी किया है इस बात का कि जब छात्र छात्राओं से, यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र छात्राएँ हैं, आप उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे
एग्ज़ाम फीस के नाम पे, एडमिशन फीस के नाम पे पैसे तो वसूल लेते हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट क्लियर प्रकाशन की बात आती है तो उनको आनाकानी करने के अलावा आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। छात्र आंदोलन तक करने लगते हैं। कुछ समय पहले छात्र, आपने सही कहा कि कटवा लेकर के भीख मांग रहे थे कि हमारा रिजल्ट दो। तो ये कड़ी निंदा करता हूँ इस बात की, और इसको कोई समर्थन नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को, वाइस चांसलर को, DSW को, रजिस्ट्रार साहब को सोचना चाहिए कि अगर सही समय पर रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चे आगामी जो एग्ज़ाम देंगे या फिर एडमिशन लेंगे किसी भी चीज़ कॉम्पिटिटिव, तो उनका उभर नहीं पाएंगे। टाइम से जा रहा, सेशन बीत रहा उनका। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में सोचना चाहिए। अगर बात करें हम अभी यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की, अगर अभी हम बात करें फिर से, तो अभी जो स्कूल वगैरह हैं कोरोना के बाद खुले हैं, उसके बाद फिर क्या किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस तरह मतलब फीस है? क्योंकि मैं आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आप एक छात्र नेता भी रह चुके हैं। जी, मैं छात्र नेता था। तो शिक्षा व्यवस्था जो मैंने बता दिया आपको किस तरह से बिहार में संचालन हो रहा है। अब रही बात कोरोना के गाइडलाइंस के बीच किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बच्चों के बीच में चलाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलाया जाए। तो जैसे आपको पता होगा UGC यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, UGC चलती है यूनिवर्सिटी चलता है उसके अंतर्गत, और शिक्षा व्यवस्था को भारत सरकार के अंतर्गत अभी चलाया गया है उनके गाइडलाइंस के हिसाब से कि किस विद्यालय का किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चों को क्लास देना है। ज़्यादा बच्चे जो घर पे थे 6 महीना 8 महीना छोटे क्लासेस, तो उनको ऑनलाइन क्लास मुहैया करवाई गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस कॉलेज का मैं छात्र हूँ, MSM कॉलेज का, उसी कॉलेज के प्रोफेसर जो ग्रेट साइंटिस्ट भी कहा था, इसरो में बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा सर। उन्होंने मैं आपको एक मिनट रुकना चाहूँगा कि आपने जो कहा ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास अभी के टाइम में कैसे करेंगे बच्चे? रिचार्ज की बात करें तो जहाँ पे 50 का रिचार्ज होता था वहाँ पे 100 का हो गया, सीधे डबल हो गया। महंगाई तो बढ़ी है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है। प्लस उसमें भी एक बात है कि गांव-गांव में कनेक्टिविटी नहीं है। आज आप ही अपने मोबाइल फोन में देख लीजिए, जियो रेंट पर गायब होगा आपको। तो इस हिसाब से कॉलेज प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स खास करके जो प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास, उनको सोचना चाहिए कि मैं अगर ऑनलाइन क्लास बच्चों को दे रहा हूँ तो बच्चों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। मोटी फीस तो आप वसूल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ज्ञान अर्जित कितना कर रहे हैं वो भी कितना होगा। तो ये गार्जियन के साथ साथ टेलीकॉम कंपनी, सरकार, स्कूल, सभी के भागीदारी से ये काम होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक वैश्विक महामारी है। ये हमारा आपका है, किसी सरकार का दिया हुआ नहीं है। इससे हम सबको लड़ना है, एक दूसरे से मिलकर लड़ना है, इसको हराना है, पराजित करना है। तो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, हम सबको एक साथ रहना होगा। और कैसे मानवता इस महामारी से उभरे और बेहतरी की तरफ आगे बढ़े और विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, सभी के सहभागी से इसका रास्ता प्रशस्त होगा। जैसा कि अभी अगर देखें तो कोरोना का ये एक नया पीक आ गया, ओमिक्रॉन को लेकर के अभी सरकार की गाइडलाइन तक तो कुछ जगह पे आई है, कुछ नहीं भी आई है। अभी एक नया बूस्टर डोज बना है, उसको लेकर के आप क्या लगता है आपको? जहाँ तक ओमिक्रॉन का सवाल है, ओमिक्रॉन अभी दुनिया भर में तो पसार ही रहा है, लेकिन भारत में उसके खासा केसेस देखने को नहीं मिले। लेकिन सभी राज्य सरकारें, चाहे किसी पार्टी की हो, केंद्र सरकार सब सजग है, और बहुत सारे राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इतना कोई अभी खासा बात नहीं है कि पाबंदी लगाया जाए, देखा जाएगा। तो मैं 1 मिनट आपको फिर से रोकूंगा। एक चीज बताइए मुझे, एक बड़ा लॉजिकल सवाल है, क्या कोरोना रात में चलता है, दिन में वो अंधा हो जाता है? इसका तार्किक जवाब ये है कि दिन के समय में तो सारे पुलिस अधिकारी या फिर महकमा, जो सरकारी महकमा होता है, लोग आते जाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन रात के समय में चोरी छुपे कोई इंसान निकल जाता है, इन्फेक्टेड हो अनइन्फेक्टेड पता नहीं चलता, किसके बाद बीमारी है, कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, रात पता नहीं चलेगा, चोरी छुपे निकल जाएगा। इसीलिए नाइट कर्फ्यू का प्रावधान किया गया कि लोग अगर निकले तो उनको रोका जाए, पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट दिखाए, नेगेटिव है पॉजिटिव तो आप जाए, खासकर स्पेशली आउटर स्टेट से जो बिहार में आते हैं उनके लिए। तो ओमिक्रॉन है खाली, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो उतनी मौतें नहीं हुई अभी। लेकिन हाँ, तीसरी अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि ये घातक बचा सकती है। और बूस्टर डोज की बात रही तो भारत सरकार ने 60+ के लिए जनवरी से शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा 9 महीने के अंतराल के बाद सभी के लिए फिर ये बूस्टर डोज खोल दी जाएगी।